नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे रांची। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आज वो रांची में एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी है संजय सेठ, तो वही उनके नामांकन दाखिले की प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रांची दौरे पर हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, रांची से एनडीए प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे सीएम। रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं संजय सेठ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो वहीं मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम शामिल न होने को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ये शिकायत देखने को मिली थी कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। बीएलओ सही तरीके से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से पोलिंग सेंटर से मतदाताओं को निराश होकर लौटना पड़ा। ये मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी आई है उसको लेकर हमारे प्रदेश महामंत्री और पुनीत मित्तल जी ये सब गए हैं और वहां पे डेलीगेशन सारा गया और जाकर शिकायत करके आया है कि इस तरह की जो गड़बड़ी आई है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, क्योंकि निकाय चुनाव एकदम सामने है और अगर इस तरह से मतदाता सूची में ही नाम नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से कार्यकर्ता कार्य कर पाएंगे और किस प्रकार से जो हमारे निवर्तमान पार्षद है वो लोगों से मेल जोल और अच्छे से बना पाएंगे। तो इस तरीके की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पर जो डेलीगेशन गया वो अपनी शिकायत सही लेकर गया और उसको जल्दी ही दूर करने की वहां पे कहा गया है कि जल्दी इस समस्या से निजात दिलाया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में अभी भी कई जगहों पर जंगल जल रहे हैं, जिसके चलते वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 68 नई जगहों पर आग लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। तो वहीं वन अग्नि की घटनाओं को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि वन अग्नि की घटनाओं को कई जगहों पर कंट्रोल किया जा चुका है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों का सहयोग भी आग बुझाने के लिए मिला है। साथ ही सरकार की ओर से हर संभव प्रयास वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए किया जा रहा है। देखिए, अभी तो मैं आपको कहूँ कि सुखद अभी सूचना है हमारे पास कि बहुत सारी जगह पे जो वनाग्नि है वो कंट्रोल में हुई है। कई जगह हमारे अधिकारियों ने जो है वनाग्नि विभाग से संबंधित अधिकारी और जो वहाँ के ग्रामीण हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है। बहुत सारी महिलाएं, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको देखा है कि वो उन्होंने वनाग्नि बुझाने में प्रयास किया है और ये बहुत एक अच्छा संदेश है, क्योंकि इस तरीके से सभी के सहयोग से हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है, देखिए सरकार ने हर संभव कोशिश की है, हर तरीके से हम लोग जो वनाग्नि पे कंट्रोल करने के लिए प्रयासरत हैं। और अभी हमने हेलीकॉप्टर से कई जगह पे वनाग्नि बुझाने के लिए जो है पानी भी वहाँ पे उपलब्ध करवाया था। तो अब जाके बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं और आने वाले समय में जहाँ कहीं चीज़ें ये दिख रही हैं वो भी जल्दी ही कंट्रोल में ले ली जाएंगी। उत्तराखंड में अग्निशमन विभाग को वाहनों और संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि अग्निशमन विभाग के पास अभी होम टेंडर 28 और वाटर टैंक 70 उपलब्ध हैं, लेकिन 45 वाहन 15 साल से ज्यादा के हो गए हैं और साथ ही पोर्टेबल पंप कैरिंग व्हीकल 22 हैं, लेकिन ये भी 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। तो वहीं फोम और पानी डालने वाले टायर टैंकर की 98 गाड़ियां हैं। अग्निशमन अधिकारी संदीप राणा ने कहा कि विभाग के पास संसाधन तो पूरे हैं, लेकिन मशीनरी पुरानी होने के साथ ही उसे रिप्लेसमेंट के लिए भारत सरकार को जानकारी देती है। साधनों की बात है कि भाई अगर वाहन मशीन उपकरणों की बात है तो वर्तमान में हमारे यहाँ 72 वाटर टेंडर हैं, 48 टोटल फायर स्टेशन हैं हमारे, जिसमें 22 कुमाऊं में है और बाकी 26 के आसपास हमारे जो है गढ़वाल रीजन में है। तो हर स्टेशन पे जो है हमने ये कोशिश करते हैं कि भाई एक वाटर टेंडर दे दिया जाए, एक होम टेंडर दे दिया जाए, एक रेस्क्यू टेंडर दे दिया जाए इमरजेंसी के लिए। बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे इस चीज़ को डबल कर दिया जाता है।
बट उसमें विडंबना ये है कि क्योंकि अब कुछ हमारे 45 के करीब ऐसे फायर टेंडर्स हैं जो 15 साल की जो है मियाद पूरी कर चुके हैं, उनकी समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अब उसको रिप्लेसमेंट करने की नीड है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमने कुछ विश्व बैंक पोषित यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हमने कुछ उसमें वाहनों की क्विक रिस्पांस व्हीकल्स की मांग की है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, जिसमें हमने 24 से 25 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स मांगे हैं, जो कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं। अपनी रीच और एक्सेस बढ़ाने के लिए वो रेस्क्यू के साथ साथ फायर का भी कार्य करेंगे, फायर फाइटिंग का भी। तो वहीं संसाधनों की कमी से एक तरफ जहां विभाग जूझ रहा है, तो वहीं सरकार को भी सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जंगल अभी आग की चपेट में हैं, जिस पर काबू पाने के लिए लगातार एक तरफ जहां दमकल विभाग की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दमकल विभाग की ओर से अधिकारियों का कहना भी है कि संसाधन पूरे हैं, लेकिन मशीनरी पुरानी होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अग्निशमन विभाग को कई परेशानियां आ रही हैं, तो वहीं अब अग्निशमन विभाग का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार को भी जानकारी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि उन्होंने कई उपकरणों का भी इसमें जिक्र करा कि जो हैं उपलब्ध, लेकिन उनका समय अवधि काफी पहले की है, जिससे कि विभाग को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर के सरकारी तंत्र को भी सूचित किया जा चुका है। तो उत्तराखंड के अभी भी ऐसे कई जंगल हैं जहां पर लगातार आग की चपेट में जो जंगल हैं, और ऐसे में अग्निशमन विभाग द्वारा लगातार स्थिति पर काबू पाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच अब अधिकारियों के बयान भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि संसाधन की कमी होने के चलते विभाग को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उनका कहना है कि सभी वाहन पूरे हैं, लेकिन मशीनरी काफी पूरी हो चुकी है, जिसके चलते पुरानी हो चुकी है, जिसके चलते विभाग को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहां उत्तराखंड में लगातार वन अग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, तो वहीं अब संसाधनों की कमी के चलते विभाग को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वही उत्तराखंड में अभी भी कई जगहों पर जंगल चल रहे हैं, जिसके चलते वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे की बात करी जाए तो 68 नई जगहों पर आग लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। तो वहीं वन अग्नि की घटनाओं को लेकर के अब बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि वन अग्नि की घटनाओं को कई जगहों पर कंट्रोल किया जा चुका है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों का सहयोग भी आग बुझाने के लिए मिला है, और साथ ही सरकार की ओर से भी हर संभव प्रयास वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हल्द्वानी से। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड के ऐसे कई जंगल हैं जो अभी भी वन अग्नि की चपेट में हैं। लगातार प्रशासन की ओर से कार्य तो किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है? जी जागृति, अगर जंगलों की आग की बात की जाए तो जंगलों में जो आग है वो लगातार अभी भी, हालांकि पहले के मुकाबले, जो पहले आग थी उसके मुकाबले काफी कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड के जंगल हैं वो आज भी धधक रहे हैं। और इसमें प्रशासन की या शासन की काम की बात अगर की जाए तो शासन हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से जंगलों की आग कंट्रोल की जाए, लेकिन फिर भी जंगलों का जो एक बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पहुंच पाना बड़ा ही मुश्किल काम वन विभाग और प्रशासन की टीम के लिए हो रहा है। बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन अग्नि को लेकर के साफ तौर पर अधिकारियों को भी निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अब अधिकारियों की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं कि मशीनरी काफी पुरानी हो चुकी है, जिसके चलते दिक्कतें भी आ रही हैं। ऐसे में अगर आपकी भी बातचीत हो पाई हो अधिकारियों से, तो क्या कुछ कहना है, कब तक आखिर इस स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा?
जी, मेरी भी अधिकारियों से लगातार इस संबंध में बातचीत चल रही है। तमाम जो रेंज ऑफिसर हैं उनसे लगातार संपर्क बनाया जा रहा है, चाहे वो फतेहपुर रेंज की बात हो या फिर नैनीताल रेंज या मनोरा रेंज। ये तमाम जो रेंज ऑफिसर हैं ये हमारे संपर्क में हैं। लगातार इनसे बातचीत में यही चीज सामने निकल के आ रही है कि एक तो मशीनरी पूरी है, दूसरा मैन पावर ना होने के कारण भी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री धामी जो हैं उन्होंने हल्द्वानी में एक हाई लेवल मीटिंग जरूर की थी और कड़े निर्देश उन्होंने वनाग्नि को लेकर दिए थे और उससे काम भी होता नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल अभी दूर दूर तक जब तक मौसम साथ नहीं देता है, क्योंकि अभी बारिश के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल। तब तक ये वनाग्नि की घटनाएं कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर लगातार आपको बता रही, जहां उत्तराखंड में जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है और ऐसे में एक तरफ जहां सरकारी तंत्र और प्रशासन लगातार अग्नि पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अब अधिकारियों की ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं कि मशीनरी पुरानी होने के चलते कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी की ओर से मसूरी के नगरपालिका सभागार में सभी बीएलओ के साथ बैठक की गई और उनको राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देश को लेकर अवगत कराया गया। एसडीएम ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम को अंकित करने के लिए 1 सप्ताह तक सभी बूथों पर बीएलओ शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें मतदाता सूची में छूटे हुए नाम अंकित किए जा सकें। ये हमारे राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें एक विशेष शिविर, 1 सप्ताह का एक विशेष शिविर लगाने के दिशा निर्देश हमें आए हैं। उसमें समस्त बीएलओ जो हैं वो अपने अपने बूथ पर एक शिविर लगाएंगे और जो लोगों के नाम जो हमारी नगर निकाय की जो नामावली रहती है, जो मसूरी के लिए हमारी नामावली बनी थी, जिसका प्रकाशन भी हुआ है, यदि किसी कारण से किसी का नाम उसमें नहीं जुड़ पाया है उस समय पर, तो वो जो है अब आवेदन उसमें कर सकते हैं बिना किसी चालान जमा कराए। अभी वर्तमान में जो एक इसका प्रावधान था कि 1 रुपये का चालान जमा करा के ही कोई अपना आवेदन कर सकता था, जो है आयोग की तरफ से ये आए हैं दिशा निर्देश कि बिना चालान जमा कराए इस शिविर के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और उसकी वेरिफिकेशन के बाद में उन नामों को जोड़ने के लिए संस्तुति यहाँ से आगे की जाएगी और अगर आयोग उसको फाइनली उसकी संस्तुति को एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ से, तो उसको उन नामावली में जोड़ा जाएगा उन नामों। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 17 लाख के पार। कल चारधाम के लिए कुल 39,884 रजिस्ट्रेशन हुए। चारधाम में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है। हालांकि 8 दिन बाद चारधाम यात्रा का आगाज होगा, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं में चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और ये बयां करता है कि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा अब तक 17 लाख के पार पहुंच चुका है। बीते दिन भी चारधाम के लिए कुल 39,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इस बार चारधाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर के शासन प्रशासन की ओर से भी लगातार तैयारियां पूरी की जा रही हैं, तो वहीं अब श्रद्धालुओं का भी सैलाब इस बार उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अभी चारधाम यात्रा के आगाज में 8 दिन का समय शेष है और बावजूद इसके अब तक 17 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी भी लगातार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दौर जारी है। बीते दिन की बात की जाए तो कुल 39,884 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कल भी हुए हैं और ऐसे में अभी भी लगातार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लोग कर रहे हैं। बद्रीनाथ की बात करें 5,33,000, हेमकुंड साहिब में 31,000 से ज्यादा पंजीकरण अब तक हो चुके हैं। यमुनोत्री में 2,92,193 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री के लिए 3,29,000 से ज्यादा और वहीं केदारनाथ के लिए 5,94,147 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक लोग करवा चुके हैं। हालांकि चारधाम यात्रा के आगाज के लिए अभी भी 8 दिन शेष हैं, लेकिन श्रद्धालुओं में लगातार चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह है।
और रुक करेंगे बड़ी खबर का। 15 दिनों तक वीवीआईपी दर्शन टालने की अपील की गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों को ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें 10 मई को जहां एक तरफ चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, तो वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर अब बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल चारधाम यात्रा के आगाज होने के बाद शुरुआती 15 दिनों में 10 लाख से अधिक भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और ऐसे में अब ये निर्देश दिए गए हैं कि 25 मई तक चारधाम यात्रा में कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है और अब इसी सिलसिले में सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी पत्र जारी किया गया है, जिसमें चारधाम यात्रा के मद्देनजर अब शुरुआती 15 दिनों में जहां एक तरफ 10 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और ऐसे में अब 25 मई तक चारधाम में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि इस बीच 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बात की जाए तो अब तक 17 लाख के पार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। 25 मई तक चारधाम में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 15 दिन वीआईपी दर्शन टालने की अपील की गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी इसको लेकर एक पत्र जारी किया है, जिसमें सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि 25 मई तक चारधाम में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो 15 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वही मसूरी में आगामी पर्यटन और यात्रा सीजन को लेकर एसडीएम दीपक सैनी ने नगरपालिका परिषद के कार्यालय में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर किए जाने वाले कार्यों को अधिकारियों को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसी बीच उन्होंने भी बताया कि सीजन में भारी संख्या में यात्री और पर्यटक आते हैं, ऐसे में उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसे लेकर प्रशासन और सरकार अलर्ट है। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को तय समय पर कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। उसका लगातार आवागमन मसूरी में हो रहा है और मानसून भी है जो भी दस्तक देगा जून के माह में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आज एक सभी जो विभाग हैं यहाँ पर उनके साथ एक बैठक की है। उसमें जो भी मसूरी के मुख्य इश्यूज जो चल रहे हैं, निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के जो काम है, लाइब्रेरी चौक जो है उसके पास में जहाँ पर डंपर पहले गिरा था वहाँ पर काम चल रहा है रिपेयर का, तो उसको जो है रिव्यू किया गया। उसमें अदर विभागों की जो लाइंस जा रही हैं, जैसे यूपीएसएल की कुछ पावर लाइंस जा रही हैं, जल संस्थान की पानी की लाइंस जा रही हैं, तो आपस में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग कोऑर्डिनेट करके इस काम को जो है 15 दिन के अंदर अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया गया विभाग द्वारा। आजकल हर युवा पर सोशल मीडिया में रील बनाने का जुनून इस कदर हावी है कि वो किसी भी धार्मिक और सामाजिक आस्था को दरकिनार करते हुए रील बना रहे हैं। ऐसा ही एक दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भी देखने को मिला है, जहां युवक युवती रील बनाते नजर आते हैं। इसको रोकने के लिए गंगा महासभा ने हर की पौड़ी क्षेत्र में एक पहल शुरू की है, जिसमें पूरी हर की पौड़ी क्षेत्र में नोटिस बोर्ड लगाकर जितने भी प्रतिबंधित कार्य हैं उन सब का बोर्ड पर विवरण दिया जाएगा। तो वहीं गंगा सभा के अध्यक्ष ने बताया कि हर की पौड़ी पर जो भी पुरुष और महिला आए वो मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए और ये भी नोटिस बोर्ड पर लिखा जाएगा। बोर्ड की बात नहीं की, मैंने केवल ये कहा कि हम यहाँ पर हर की पौड़ी क्षेत्र में हम नोटिस बोर्ड लगाएंगे और म्युनिसिपल बायलॉज के अंतर्गत जितने भी प्रतिबंधित कार्य हैं उन सब का उसमें विवरण होगा। अहिंदू का प्रवेश वर्जित है म्युनिसिपल बायलॉज के अंतर्गत, तो अहिंदू का प्रवेश वर्जित रहेगा। और यहाँ पर जो भी स्त्री पुरुष आए वह मर्यादित वस्त्र व्यवहार करें, ऐसा हम उस पे बोर्ड पर लिखने के लिए कहा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।